ड्रामा के स्टार्टिंग में हम ड्रामा के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम तांग याओ होता है। वो यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने आई होती है अपने होने वाले हस्बैंड जी शाओ के साथ। यहाँ पर तांग याओ उस ऑफिसर से पूछती है कि सर्टिफिकेट के लिए कितना टाइम लगेगा। अब इसकी ये बात सुनकर जी शाओ सोचने लगता है कि क्या ये उस टाइप की लड़की है। जी शाओ को ऐसे देखते हुए तांग याओ भी देख लेती है और वो उसे क्लियर करती है कि गलत मत समझो, मेरा कोई और दूसरा मीनिंग नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरी पहली शादी है। तो इसके बाद ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो क्लिक करने के लिए जाते हैं। फोटो क्लिक होते ही इनका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है। वो ऑफिसर दोनों को कांग्रेचुलेट करता है। मैरिज सर्टिफिकेट लेते ही जी शाओ तांग याओ से कहता है कि आई होप कि तुम इस मैटर को सीक्रेट ही रखो, अगर किसी को भी पता चल गया तो तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस अफोर्ड नहीं कर पाओगी। ये कहकर जी शाओ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तांग याओ अपने ग्रैंडफादर से मिलने आते हैं। वो जब तक ग्रैंडफादर के पास आती है उनकी डेथ हो चुकी होती है, इसलिए वो रो रही होती है। वो ग्रैंडपा से कहती है मैंने आपकी बात मान ली और मैंने जी फैमिली में शादी कर ली, लेकिन आप मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं देख पाए और आप मुझे छोड़कर चले गए। बचपन से आपने मेरा ख्याल रखा, पढ़ाया लिखाया, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, अब आप मुझे छोड़कर गए तो अब मैं कहाँ रहूंगी, मेरा घर कहाँ पर है आपके बिना। ऐसे कहकर वो बहुत रोने लगती है। नेक्स्ट डे वो अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल पर जाती है। वहाँ पर ग्रैंडपा के अटॉर्नी आकर तांग याओ से कहते हैं मैं यहाँ पर दादाजी का वसीयत आपके नाम करने के लिए आया हूँ जो उन्होंने मुझे दिया था। ग्रैंडपा ने कंपनी के शेयर्स और एक घर भी तांग याओ के लिए दिया था। वो कहते हैं मरने से पहले दादाजी ने ये वसीयत आपके नाम कर दी थी। उन्होंने ये कहा कि उनके जाने के बाद ये मैं आपको दूं क्योंकि आप ये डिजर्व करती हैं। वो अटॉर्नी घर की कीज भी उसे दे देता है। तांग याओ की फ्रेंड कहती है कि ग्रैंडपा तुम्हारे लिए वरीड थे इसलिए ये किया। इतने में तांग याओ के फादर आकर उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा मर चुके और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही हो। और इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर कार से जी शाओ आ जाता है अपनी वाइफ के दादाजी के फ्यूनरल पर। वो अंदर जा ही रहा होता है और देखता है तांग याओ के फादर उसे मारने जाते हैं। तांग याओ उन्हें रोकते हुए कहती है कि आपके लड़ने की जगह नहीं है, तो अच्छा यही होगा आप चुपचाप से यहाँ से चले जाइए। बाहर से ये सब कुछ जी शाओ भी देख रहा होता है। उसके फादर उसे वार्न करके जाते हैं कि देखते जाओ तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तांग याओ घर आते ही ग्रैंडपा को मिस करते हुए रोने लगती है। उसे ग्रैंडपा के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं और कहती है कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, आपके बिना ये घर भी घर नहीं लग रहा, पर आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अच्छे से रहूंगी। दादाजी से इल्यूशन में कहती है कि आप डरो मत, मैं खुद को संभाल लूंगी। आगे हम देखते हैं जी शाओ का असिस्टेंट तांग याओ को लेने आता है। तांग याओ उसे हेल्प करने के लिए कहती है लगेज गाड़ी में रखने के लिए और अपने फोन में उसे लोकेशन सेंड करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि खुद तांग याओ उसके साथ कार में नहीं बल्कि एक बाइक राइड करते हुए जाती है। तांग याओ जी शाओ के घर आते ही सोचती है कि आमिरों का घर ऐसा होता है। वहाँ पर एक मेड सोचती है ये लड़की मैंने जैसे सोचा था वैसे ही ये पुअर और कपड़े का सेंस नहीं, कुछ नहीं। असिस्टेंट तांग याओ को उस मेड से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ, कुछ काम हो तो आप मुझे बताइएगा। ये कहकर असिस्टेंट चला जाता है, लेकिन असिस्टेंट के जाते ही मेड कहती है कि मुझे काम है इसलिए मैं लीव ले रही हूँ, आज आप अपने खाने का खुद ही देख लीजिए। ये कहकर वो मेड तो चली जाती है। मन में कहती है तुमने क्या सोचा मैं तुम जैसी लड़की को सर्व करूंगी, और सपने में भी नहीं। ये कहकर आगे तांग याओ अपने रूम में आती है। जिसके बाद वो इंस्टेंट नूडल बना के खा रही होती है। जी शाओ आता है ये तुम क्या खा रही हो, तांग याओ कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम आ जाओगे, मैं ये क्लीन कर देती हूँ कहती है। जैसे वो उठकर क्लीन करने लगती है जी शाओ उसे मैरिज एग्रीमेंट थमा देता है। अब इनका ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये इनका 3 मंथ हिडन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों ने अपने अपने दादाजी के कहने पर ये शादी की होती है। जी शाओ कहता है कि 3 मंथ्स के बाद हम अपना डिवोर्स ले लेंगे। अब तांग याओ से ये भी कहता है कि डिवोर्स के बाद ये घर ऑफिशियली तुम्हारा हो जाएगा कंपनसेशन के तौर पर। इससे पहले किसी को पता लग गया तो तुम्हें मुझे 100 मिलियन देने होंगे। जी शाओ पानी पीने जाता है, पानी नहीं होता है तो पूछता है कि सारे मेड कहाँ है, तो वो कहती है वो छुट्टी पर गए हैं। इसके बाद तांग याओ से पेन मांगती है और उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। तांग याओ जी शाओ से कहती है कि आप परेशान मत होइए मिस्टर जी, मुझे आपका ये घर नहीं चाहिए, 3 मंथ्स के बाद हम अपना डिवोर्स ले लेंगे। ये कहकर जी तांग याओ यहाँ से चली जाती है। सोचता है कि इस लड़के को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो कितने बिंदास हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे तांग याओ उठती है वो अपने ग्रैंडपा की फोटो देखती है और उनसे कहती है कि आप फिक्र मत करिए ग्रैंडपा, मैं मेरी लाइफ बहुत अच्छे से जीऊंगी आपके भी। और हमें ये भी पता चलता है कि तांग याओ तो एक डॉक्टर है। हॉस्पिटल में सभी नर्सेस तांग याओ को बहुत एडमायर करते थे। थोड़ी देर बाद तांग याओ के डैड उसे मिलने आते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं। तांग याओ को आकर वार्न करते हैं कि अभी मेरे साथ टाइम निकाल कर चलो और
पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो। तांग्याओ पूछती है कि क्या कहाँ ट्रांसफर करना है। डैड कहते हैं ऑफ कोर्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और कहाँ। तांग्याओ कहती है कि आप गलत जगह आए हो, मैं एक सर्जन हूँ। उसके डैड और भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम हद से ज्यादा बात कर रही हो, मुझे पता है वापस कैसे लेना है, तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारा जॉब भी तुम्हें करने नहीं दूंगा। तांग्याओ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा करोगे तो आप मेरे फादर बनने के भी लायक नहीं हो। ये सुनकर वो उसे थप्पड़ मारते हैं। दूसरी बार मारने जाते हैं तो उनका हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है ग्रैंडपा ने वो सब मुझे दिया है और मैं आपको वो लेने नहीं दूंगी। उसकी फ्रेंड आकर उनसे कहती है कि अंकल ये हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते, केस कर दूंगी। ये सुनते ही उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये क्या हो रहा है, तुम अपने फादर को तुम्हारे साथ ऐसे कैसे करने दे सकती हो। ऑब्वियसली तुम्हारे डैड यहाँ पर उस विल के लिए ही आए होंगे। तांग्याओ कहती है कि वो चाहते हैं कि मैं विल उनके नाम पर ट्रांसफर कर दूं। अगर ऐसा नहीं करूंगी तो वो मुझे आकर हॉस्पिटल में भी परेशान करेंगे। उसकी फ्रेंड पूछती है तो अब तुम क्या करोगी। तो तांग्याओ कहती है कि मैं उनकी कोई भी बात नहीं मानने वाली हूँ, परेशान मत हो, मैं अपने चेहरे पर मास्क लगा लूंगी। उसकी फ्रेंड पूछती है कल तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसा गया। तो बताती है हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि एक एग्रीमेंट है। उसकी फ्रेंड कहती है कि जीशा तुम्हारे ब्यूटी से भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं हुआ जरा सा भी, एक घर में होकर अलग अलग सोए थे। तो बताती है मेरे नूडल्स का स्मेल भी उसे पसंद नहीं है, वो तब से गायब भी हुआ है, शायद मेरी बैड टेस्ट की वजह से वो भाग गया। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए, तुम दोनों को 3 मंथ रहना है तो कोई कंक्लूजन तो निकालना होगा। उसके बाद वो अपना कॉल अटेंड करती है। तांग्याओ सोचती है सिर्फ 3 मंथ ही तो है, हम बात करें या ना करे, उसके बाद डाइवोर्स तो होना ही है। इसके बाद तांग्याओ के डैड, स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तांग्याओ के बारे में बात करने लगते हैं कि ये लड़की कितनी एरोगेंट है और वो प्लानिंग करने लगते हैं कि हम तांग्याओ से प्रॉपर्टी वापस कैसे ले। डैड कहते हैं कि लड़की बिल्कुल बदतमीज है, अपने डैड की प्रॉपर्टी डैड को नहीं दे रही। डैड कहते हैं कि लेकिन वो मेरे हाथ से बचकर नहीं निकल सकती। जिसके बाद तांग्याओ कार से जाने लगती है, वो पीछे किसी को उसको फॉलो करते हुए देखती है और कहती है डैड आप इतने हार्टलेस हो, मुझे पता ही था। तांग्याओ को जो फॉलो कर रहे होते हैं, तांग्याओ एक जगह पर अपना कार रोक देती है और फिर जीशा भी वहाँ होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि ये तो सुयू का कार है ना। उसे देखकर असिस्टेंट जीशा से कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जीशा कार के डोर क्लोज करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ तांग्याओ अपने डैड के भेजे हुए गुंडों को अच्छे से मार कर गिरा देती है। उन गुंडों से पूछते है कि तुम्हें किसने भेजा है, तो वो बताता है तुम्हारे डैड ने और तुम्हारी स्टेप मॉम ने विल के लिए भेजा है। आप विल ट्रांसफर करने से मना कर रही थी तो उन्होंने आपको डराने के लिए कहा। उन्हें मार कर कहती है कि मैं बहुत काइंड हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ। जीशा का फ्रेंड तो तांग्याओ को देखकर उस पर फिदा हो जाता है, कहता है ये तो बहुत औसम है, 6 मिनट में 2 गुंडों को मार कर गिरा दी है। जीशा भी इम्प्रेस्ड हो चुका था उससे। फ्रेंड कहता है मैं उसका कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने जाऊंगा। जीशा कहता है तुम्हें ये अलाउ नहीं है करने का। तो फ्रेंड कहता है आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, अगर तुम ऐसे ब्यूटी को जाने दोगे तो तुम अपने लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करोगे। अपना चांस मारता हूँ। तो कहता है वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है तो क्या तुम उसे लाइक करते हो। सुनते ही जीशा अपने फ्रेंड को कार से बाहर निकाल देता है। फ्रेंड जीशा से कहता है सॉरी मैं गलत था, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन जीशा असिस्टेंट से कहकर कार तांग्याओ के सामने लाकर खड़ा कर देता है। तांग्याओ जीशा को देखकर कहती है कि क्या कोइंसिडेंस था, क्या तुम भी घर जा रहे हो। असिस्टेंट कार को देखकर सोचता है ये तो यंग मास्टर का फेवरेट कार है और सोचता है ये तो हमारी मैडम ही निकली। जीशा असिस्टेंट को जाने के लिए कहता है। जिसके बाद तांग्याओ और जीशा दोनों घर आते हैं। तांग्याओ जीशा से पूछती है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। जीशा कहता है मुझे भूख लगी है, कुछ बनाओ खाने के लिए। तांग्याओ खाना बना रही होती है। जीशा को इतने में एक कॉल आता है। वो बताता है कि जिस लड़की को अभी हमने कार चलाते हुए देखा है वो कार तो असल में सू फैमिली के बड़े बेटे का है। जीशा कहता है ठीक है। सोचता है सू फैमिली के बेटे के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। तांग्याओ ने वही नूडल्स बनाए होते हैं जो जीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो उससे पूछता है तुम सू फैमिली को जानती हो। वो बताती है हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये सोचता है इसीलिए तुम सू फैमिली के बड़े बेटे का स्पोर्ट्स कार चला रही थी। जीशा उसे कहता है क्या हम सिर्फ नाम के ही कपल्स हैं, हमारी फैमिली का तुमसे अच्छे से बिहेव नहीं करती। तांग्याओ कहते हैं मेरे प्रॉब्लम्स मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कहकर वो उठकर चली जाती है। जीशा सोचता है उसकी फैमिली कैसे इसे टॉर्चर करती होगी जिसकी वजह से वो ऐसे बन गई है। जीशा तांग्याओ के बारे में सोचने लगता है। जीशा अपने असिस्टेंट से कहकर तांग्याओ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। मैं तांग्याओ का फ्रेंड असिस्टेंट से कॉल लेकर जीशा से कहता है तुम्हें पता है अभी मैंने किसे देखा है, उसी कार वाली लड़की जो कि बार में आई है। ये सुनते ही वो कहता है क्या इसने शादी इसीलिए की ताकि घर से दूर रह सके, जाकर बाहर ड्रिंक कर सके। इतने में उसका फ्रेंड उसे एक पिग बेचता है तांग्याओ का।
और उसका फ्रेंड कहता है आज मैं इसे कन्फेस करूंगा। ये सुनते ही जी-शाओ क्लब की तरफ निकलता है। तांग्याओ की फ्रेंड कहती है कि आज तुम मजे करो, किसी भी बात का टेंशन मत लो, चलो हम फ्लोर पर जाकर डांस करते हैं। जी-शाओ उसे डांस करने के लिए लेकर आती है। ये दोनों डांस करते हैं, लेकिन एक लड़का उससे बदतमीजी कर रहा होता है। जी-शाओ उस लड़के को आकर साइड करता है, लेकिन जी-शाओ का फ्रेंड उस तांग्याओ को पकड़ता और कहता है तुम ठीक तो हो ना ब्यूटी। जी-शाओ का फ्रेंड तांग्याओ को संभालता है तो जी-शाओ को जेलसी होती है। उसका फ्रेंड जी-शाओ को देखकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर आए हो क्या? कोई जी-शाओ कहता है कि हाँ कोइंसिडेंस ही है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जी-शाओ का फ्रेंड कहता है चलो ड्रिंक करते हैं, तो सब ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। जी-शाओ का फ्रेंड तांग्याओ को इंट्रोड्यूस करने लगता है कि ये वही सुपर स्किल्स वाली लड़की है जिसे हमने उस दिन देखा था। उसका फ्रेंड तांग्याओ से पूछता है कि ब्यूटीफुल तुम्हारा नाम क्या है? तांग्याओ उसे अपना नाम बताती है। जी-शाओ तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम जितनी ब्यूटीफुल पर्सन हो उतना ही ब्यूटीफुल नाम है तुम्हारा। जी-शाओ कहता है मुझे ऐसी लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तांग्याओ कहते हैं आप इतने क्वाइट क्लीन हो तो आप यहाँ पर इस क्लब में क्या कर रहे हो? ये तो आपके जैसे पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये कहकर तांग्याओ अपने फ्रेंड को लेकर यहाँ से जाने लगती है। उसका फ्रेंड तांग्याओ के पीछे जाने लगता है तो असिस्टेंट से कहकर उसे रोक देता है और जी-शाओ खुद ही तांग्याओ के पीछे जाता है। तांग्याओ तो बहुत ही ड्रंक हो चुकी थी, वो गिरने वाली होती है। इतने में जी-शाओ उसे संभाल लेता है आकर। जी-शाओ तांग्याओ को कुछ कह रहा होता है, लेकिन इससे पहले उसे रोककर वो उसे किस करने लग जाती है। जी-शाओ उसे खुद से दूर करने लगता है, लेकिन तांग्याओ उसे फिर से किस कर लेती है। जी-शाओ उसे कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, दोबारा तुम ऐसे मेरे साथ बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर वो उसे उठा लेता है और जाकर कार में बिठा देता है। बालों को सहला ही रहा होता है, वो उतने में उठती है और कहती है कि मुझे वापस क्लब में जाना है। जी-शाओ उसे डांटते हुए कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें यही कार के बाहर छोड़ दूंगा। कहता है कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, तो उसके बात मानकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। इतने में तांग्याओ जी-शाओ से पूछती है क्या तुम्हें सिंगिंग पसंद है? तो वो कहता है कि नहीं। तो फिर क्या तुम्हें गाना सुनना पसंद है? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग सिंग करूंगी। तो वो कहता है कि तुम ड्रंक हो चुकी हो, तुम थक गई होगी, हम कोई दूसरा गेम खेलते हैं। वो कहती है ठीक है फिर हम बलून्स ब्लो करते हैं। जी-शाओ कहता है मैं तुम्हें बलून्स कहाँ से ला कर दूं? तो वो कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ कलरफुल बलून्स है। तो वो इधर उधर देखने लगता है। वो कहती है मुझे अभी चाहिए, ये कहकर उसे किस करने लगती है। जी-शाओ उसे रोकते हुए कहता है कि ये दूसरी बार है तुमने ऐसा किया है। तांग्याओ कहती है कि नहीं मुझे फिर से बलून ब्लो करना, ये कहते हुए उसे फिर से किस कर लेती है। लेकिन इस मोमेंट पर जी-शाओ को कुछ अलग ही फीलिंग्स आने लगती है तांग्याओ के लिए। इतने में एक आदमी आकर कहता है अगर तुम्हें नहीं करना है तो हम प्लेस चेंज कर लेते हैं, मैं उसे किस कर लूंगा। सुनते जी-शाओ को गुस्सा आता है और ड्राइवर को चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो खुद भी तांग्याओ को किस करने लग जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तांग्याओ जैसे उठती है वो सोचती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैं तो बस बलून ब्लो करना चाह रही थी। उतने में उसे याद आता है कि उसने जी-शाओ को किस कर लिया था। अब ये याद आते ही वो एम्बेरेस हो जाती है और कहती है कि मैं उसे फेस कैसे करूंगी, ये मैंने क्या कर दिया। अब हॉस्पिटल आते ही तांग्याओ अपने फ्रेंड को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका कॉल बंद आ रहा होता है। वो बार बार ट्राई करने लगती है उसे कॉल करने के, लेकिन बंद आता है। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि मेरे फ्रेंड का कॉल बंद आ रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो अभी कहाँ पर है, उसका लोकेशन चेक करके। तो असिस्टेंट कहता है शायद वो अभी भी सो रही हो। असिस्टेंट को थैंक्स कहती है। असिस्टेंट कहता है बॉस ने कहा था आपके फ्रेंड को घर सेफली छोड़ने के लिए। तो वो पूछती है मेरी फ्रेंड अब कहाँ है? फिर कहती है जाने दो छोड़ो, फिर मैं ही देख लूंगी। असिस्टेंट जी-शाओ से पूछता है कि आप सच में मैडम में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपका फ्रेंड मैडम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ये सुनकर जी-शाओ को गुस्सा आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें तांग्याओ का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, क्या तुमने वो किया? असिस्टेंट कहता है यंग लेडी बहुत ही एक्सेलेंट है, आप जल्दी कीजिए नहीं तो आपका फ्रेंड उसे ले जाएगा। ये कहते हुए वो भागते हुए जाता है। असिस्टेंट के जाते ही जी-शाओ को भी तांग्याओ की याद आती है और कल के किस भी उसे याद आने लगती है। जाते हुए भी जी-शाओ तांग्याओ के लिए कुछ फील कर रहा था। इतने में उसका फ्रेंड आकर जी-शाओ से कहता है तुम कल रात उसे कैसे ले जा सकते हो जबकि मैं उसे चीज कर रहा हूँ, जो पहले पसंद किया तो उसी को ही मिलनी चाहिए, तुम कैसे ले जा सकते हो? तो वो कहता है कि क्या कहा तुमने, जो पहले आता है उसी को मिलनी चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है हाँ मैंने सही कहा, तुम मुझसे उससे छीन कर नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम मेरा चांस ऐसे नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हें पता है आज उसने मुझे मॉर्निंग में भी चैट पर ऐड किया और अपने फ्रेंड के बारे में पूछ रही थी कि तुम्हें पता है वो कहाँ पर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मतलब यही है कि वो मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढ रही है। ये सुनकर असिस्टेंट अपनी हंसी रोक नहीं पाता। जी-शाओ कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे मुझसे छीन पाओगे? तो तुम ही देख लेना, बाद में रिग्रेट मत करना इस बात पर। ये कहकर जी-शाओ यहाँ से चला जाता है। जी-शाओ घर जा रहा होता है तो असिस्टेंट जी-शाओ से कहता है कि बस वो देखो वो तो मैडम है ना, लगता है उनकी बाइक खराब हो गई है। जी-शाओ उस तरफ देखता है तो सच में उसकी बाइक खराब हो गई थी। जी-शाओ असिस्टेंट से कहता है कि उसके लिए कल ही एक नई गाड़ी खरीद कर ला कर देना। असिस्टेंट मन में सोचता है अब लगता है बॉस को सच में मैडम पसंद आ रही है, लेकिन वो एडमिट नहीं कर रहे कि मैडम उन्हें पसंद है।
जिशाओ असिस्टेंट से फिर से कहता है कल नहीं आज ही जाकर अभी जाकर उसके लिए न्यू बाइक बाय कर लेना। तांग्याओ जैसे घर आते है उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है। पास लास्ट पैकेट था नूडल्स का, लेकिन इतने में उसे याद आता है जिशाओ को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सोचती है उसके आने में तो टाइम है, तब तक मैं खाकर क्लीन भी कर दूंगी। तो सिर्फ 9 o'clock बजे हैं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं खाकर क्लीन कर दूंगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद वो अपने नूडल्स बनाती है और खाने के लिए बैठती है। इतने में जिशाओ आ जाता है। एज यूजुअल उसे बिल्कुल भी स्मेल पसंद नहीं है। तांग्याओ कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आओगे, इसे मुझे भूख लगी थी, मैं खा रही थी। जिशाओ गुस्सा होता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता, जाने लगता है। लेकिन फिर से उसे एक गिफ्ट दे देता है। वो गिफ्ट स्पोर्ट्स कार केस की होती है। जिशाओ कहता है असिस्टेंट ने तुम्हारे लिए लिया है। कहती है कि क्या? तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हो। मैं कहता है किसी को भी चैट ग्रुप में ऐड कर सकती हो लेकिन मेरा गिफ्ट नहीं रख सकती। वो कहती है इस कार को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, प्लीज तुम ये वापस ले लो। अब वो गुस्सा होकर कहता है इन नूडल्स को अभी बाहर फेंक दो, तुम्हें भूख लगी हो तो तुम ऑर्डर कर सकती हो, इस नूडल्स को दोबारा मत बनाना, हमारा एग्रीमेंट तुम भूल मत जाना और मुझे गुस्सा मत दिलाना बार बार। गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। तांग्याओ भी बहुत गुस्सा हो गई थी उसके ऐसे बिहेवियर से और खुद को कहती है कि शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। लेकिन फिर गुस्सा होती है और कहती है कि कमी ना कहे, अभी तो अच्छे से बात कर रहा था, इतनी जल्दी फ्लिप हो गया और मुझ पर गुस्सा करने लगा इतनी सी बात पर। इतने में उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहता है कि आपको गिफ्ट पसंद आया जो मास्टर ने आपके लिए लिया है। ये भी कहता है कि आपके गिफ्ट के लिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया, उन्हें भूखे मत रहने देना। इसके बाद वो उसके पास आती है, लेकिन जैसे ही वो जिशाओ को देखती है वो उसे देखते ही रह जाती है और सोचती है कि ये तो कितना हैंडसम है, ये कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है। वो उसे देखते ही रह जाती है। वो कहता है कि अब देखना हो गया तो बात करो, क्या कहना है। वो कहती है मैंने सुना है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मंगवाए हैं। तो वो कहता है तुमने नूडल्स ही बनाए होंगे, मुझे नहीं खाना। तो वो कहती है नहीं, मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी खाना ऑर्डर किया है, चलो तुम। जिसके बाद वो उसके लिए खाना सर्व कर रही थी। जिशाओ को दादाजी की बात याद आती है, तुम शादी करो तभी तुम्हें उसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। अब जाकर जिशाओ को ये बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी। तांग्याओ ने जिशाओ के लिए बहुत सारा टेस्टी खाना ऑर्डर किया था, वो उसे खाने के लिए बुलाती है। जिशाओ सोचता है हम दोनों में कपल जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से ट्राई कर रही है। मुझे ऐसा लगता था कि इसने मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए शादी की होगी। जिशाओ तांग्याओ को देखकर सोच रहा था। तांग्याओ कहती है तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। तो तांग्याओ जिशाओ से कहती है तुम परेशान मत होना, 3 months के बाद मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर वो सोचता है क्या ये अभी भी मुझे छोड़ने की बात कर रही है, कि ये सच में मुझे डाइवोर्स लेना चाहती है। इस बात पर वो गुस्सा होकर बिना खाए यहाँ से चला जाता है उठकर। सोचती है ये फिर से गुस्सा क्यों हो गया। फिर जिशाओ से पूछता है क्या तुम मुझे सच में डाइवोर्स देना चाहती हो। वो कहती है ऐसे अनजान बनकर रहने से अच्छा हम दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स देकर एक दूसरे को आजाद कर देते हैं। जिशाओ कहता है कि तांग्याओ अच्छे से सोचो, तुम्हारे ग्रैंडपा की मर्जी थी हम दोनों शादी कर ले, डाइवोर्स लेने में तुम जरा भी हेजिटेट नहीं कर रही हो। वो कहती है हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जितनी जल्दी डाइवोर्स ले ले उतना अच्छा है, तुम सोचो। जिशाओ को लगता है क्या ये मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग तांग्याओ अपने फ्रेंड से मिलने आती है। कहती है कि दादाजी ने दी हुई प्रॉपर्टी और घर को मिलाकर भी मेरे पास 100 मिलियन युआन नहीं हो रहे हैं। फ्रेंड कहती है क्या तुम डिवोर्स ले रही हो और कंपनसेशन के तौर पर तुम्हें 100 मिलियन युआन देने होंगे। वो कहती है हाँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो मुझे देना ही पड़ेगा। उसकी फ्रेंड कहती है कि जिशाओ से बेटर तो मेरा भाई है, तुम फिक्र मत करो, कुछ शेयर से वो मैं तुम्हें दूंगी तुम्हारे डाइवोर्स की कंपनसेशन के लिए। तो तांग्याओ कहती है कि तुम्हारा थैंक यू बट मैं देख लूंगी, तुम धीरे बात करो, क्या तुम सबको बताना चाहती हो मेरा डाइवोर्स होने वाला है। इतने में जिशाओ उसके फ्रेंड के साथ इसी कैफेटेरिया में आता है। जिशाओ का फ्रेंड तांग्याओ को देख लेता है और जिशाओ को बताता है। तांग्याओ भी जिशाओ को देख लेती है, कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिशाओ का फ्रेंड तांग्याओ को देखते ही जिशाओ से कहता है कि चलो हम मेरी गर्ल के पास बैठते हैं। ये सुनकर जिशाओ जेलस होता है और उसे पीछे ढकेल कर तांग्याओ के पास आकर बैठ जाता है। कहता है कि ये मेरी वाइफ तांग्याओ है, दोनों ऑफिशियली मैरिड हैं। ये सुनते ही उसका फ्रेंड शॉक हो जाता है। तांग्याओ मन में सोचती है कि खुद ही कहा है कि किसी को नहीं बताना, अब खुद ही बता रहा है सबने तो कल ही एग्री किया था डाइवोर्स के लिए, अभी ऐसे क्यों सबको बता रहा है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। तांग्याओ से कहता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूं अपने फ्रेंड से। ये सुनकर तांग्याओ सोचती है इसने भी कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ा है तो मुझे इसे अब 100 मिलियन देने की जरूरत नहीं है। इतने में जिशाओ भी उसे वही कहता है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो तो तुम्हें 100 मिलियन देने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके इस बात के लिए तांग्याओ भी मान जाती है। उसका फ्रेंड तो अभी तक शॉक में था। तांग्याओ के फ्रेंड जिशाओ के फ्रेंड से कहती है कि तुम तो अपने फ्रेंड की वाइफ को ही चेस करने लगी, क्यों मैंने सही कहा ना मिस्टर जिशाओ। तो जिशाओ का फ्रेंड घबरा कर कहने लगता है नहीं नहीं मेरा वो इंटेंशन नहीं था, तुम्हें तो पता ही है मैं तो बस अपने सिस्टर इन लॉ के साथ
साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। यकीन नहीं है तो तुम हान फैन से पूछ लो। वो कहता है इसमें तुम मुझे मत घसीटो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। जीशाओ तो इसे सबक सिखाने ही वाला था। कहता है क्या तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करने के लिए रेडी हो? फ्रेंड कहता है पिछली बार तुम्हारे साथ बॉक्सिंग करने की वजह से मैं 3 दिन तक बेड पर पड़ा रहा। निर्दय हो जीशाओ। ये बात सुनकर तांग्याओ को हंसी आने लगती है तो जीशाओ तो तांग्याओ को क्लोज करके उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ तांग्याओ की सौतेली बहन एक पार्टी में जाने के लिए अपनी मॉम से पैसे मांगने लगती है। आप इतना लो पॉकेट मनी मुझे क्यों दे रहे हो? सौतेली माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम परेशान मत हो मेरी बेटी, मैं तुम्हें 50,000 युआन दूंगी। उसकी बेटी कहती है मॉम ये भी कम पड़ेंगे, मैं जी फैमिली के बेटे के साथ जा रही हूँ कल उसके घर। सुनकर उसकी मॉम खुश होती है और कहती है क्या तुम जी फैमिली के बड़े बेटे के साथ हो? तो उसकी बेटी कहती है कि नहीं, उनके छोटे बेटे के साथ। मॉम कहती है क्या तुम्हें नहीं पता उनका छोटा बेटा एक प्ले बॉय है कि जीशाओ की तरह वो तो लड़कियों को अपने पास ही आने नहीं देता। तो उसकी बेटी कहती है कि आज तक किसी आम लड़की ने जीशाओ को देखा तक भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, छोटा बेटा हाथ लगा तो वही सही। तुम जी फैमिली के छोटे बेटे को तो हाथ से जाने मत देना, लेकिन तुम जी फैमिली के छोटे बेटे के जरिए बड़े बेटे तक पहुँच जाना। दूसरी तरफ जीशाओ तांग्याओ को कॉल करके कहता है कि ग्रैंडपा ने हमें डिनर पर बुलाया है। वो कुछ भी नहीं कहती तो वो कहता है कि मैंने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। तो वो ठीक है कह देती है। कॉल कट होने के बाद असिस्टेंट कहता है कि आपने खुद ही तो ग्रैंडपा से कहा है कॉल करके कि आप मैडम को डिनर के लिए लेकर जाएंगे उनके पास। ये सुनकर जीशाओ उसे घूर कर देखने लगता है कि क्या कहा अभी तुमने? अगर ये बात उसे पता चली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। असिस्टेंट कहता है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है आप मैडम का पसंद करते हो। जीशाओ उसे तांग्याओ के पास एक काम के लिए भेज देता है। असिस्टेंट तांग्याओ के पास ग्रैंडपा की तरफ से भेजा हुआ ड्रेस लेकर आता है जो कि असल में जीशाओ ने भेजा होता है। तांग्याओ शॉक्ड होती है, क्या वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाला है? असिस्टेंट कहता है कि ये तो सर का इमोशनल मैटर है जो उनके दिल तक पहुँचा है। फिर तांग्याओ से कहता है आप और सर मिलकर उनके होम टाउन जाने वाले आज रात। तांग्याओ कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं चलेगा। तो वो असिस्टेंट मना करता है। तांग्याओ ड्रेस रख लेती है और वो जाने के लिए रेडी होती है। इस ड्रेस में वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। जैसे ही जीशाओ उसे देखता है तो वो तो उसे देखते ही रह जाता है। वो सोचता है ये तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इतने में असिस्टेंट कहता है कि सर मैडम आ गई है, अब जाने के लिए रेडी हो जाओ। जीशाओ ये देखकर जल्दी से उठता है और अपना जैकेट तांग्याओ के ऊपर पहना देता है। ये देखकर तांग्याओ को लगता है कि ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा जेंटल हो रहा है मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिलकर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आते हैं। ग्रैंडपा तांग्याओ को देखकर कहते हैं मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन ये है कि मुझे तुमसे मिलवाने के ही लेकर नहीं आ रहा। दोनों के बीच में ठीक है ना? तो वो कहती है ग्रैंडपा फिक्र ना करे, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक। ग्रैंडपा उसे एक गिफ्ट देते हैं, उसमें एक ब्रेसलेट होता है उनके फैमिली का। गिफ्ट को देखकर तांग्याओ कहती है ग्रैंडपा ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। जीशाओ कहता है ग्रैंडपा इतने प्यार से दे रहे, रख लो तुम। वो जीशाओ को देखकर मनी मन कहती है कि हम तो 2 मंथ्स में डाइवोर्स लेने वाले हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? देर बाद अकेले में ग्रैंडपा जीशाओ से पूछते हैं तुम्हारी शादी को 1 मंथ हो गया, अब तुम उस लड़के के बारे में क्या सोचते हो? अभी भी तुम्हें वो लड़की स्कैम गर्ल ही लगती है जो पैसों के लिए शादी करती है। जीशाओ कहता है कि नहीं मैं अब ऐसा नहीं सोचता। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा कि तुमने उसके साथ 3 मंथ्स एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, तुम्हें उसके साथ शादी निभानी चाहिए। जीशाओ कहता है मैं तो सोच रहा हूँ लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती अभी तक। ग्रैंडपा कहते हैं कि उसके ग्रैंडपा ने मेरी जान बचाई थी, तो बिना तांग्याओ के ग्रैंडपा की वजह से हमारी फैमिली भी आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, तो तुम्हें इस लड़के के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये दोनों बातें कर ही रहे होते इतने में जी फैमिली का छोटा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। वो गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि तांग्याओ की स्टेप सिस्टर है। उसकी स्टेप सिस्टर जीशाओ को देखते ही लाइन मारना शुरू कर देती है। सोचती है ये तो मुझे ही देख रहा है, जी फैमिली के बड़े बेटे को मैं पसंद आ गई जो मुझे ही देखे जा रहा है। ये कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड से हाथ छुड़ा लेती है, लेकिन जीशाओ तो तांग्याओ को देखकर उसके पास जाता है और अपने भाई से इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरी वाइफ है तांग्याओ। तांग्याओ अपने स्टेप सिस्टर को देखकर शॉक्ड होती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा डैड को कि तुमने शादी की और बताया भी नहीं अपनी फैमिली को। क्या तुमने कोई गलत काम किया की शादी की? तांग्याओ सोचती है कि ये लड़की जहाँ पर भी होती है मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। बट जीशाओ तांग्याओ के सपोर्ट में कहता है कि ये मेरी वाइफ है, मेरे कहने पर ही इसने अपनी शादी छुपाई है। जीशाओ अपने ब्रदर से कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो, ये हमारी मर्जी है हम शादी प्राइवेट रखे या नहीं। तांग्याओ तो जीशाओ को ही देखती रहती है, तो वो पूछता है तुम मुझे क्यों देख रही हो, मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है? कहती है मैं तो बस क्यूरियस थी कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की आखिर। जीशाओ कहता है हम ऑफिशियली मैरिड कपल से, तुम मेरी वाइफ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें किसी को बुली करने कैसे दे सकता हूँ? हमेशा बोलती हो तुम, ये बात मत भूलना कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। थोड़ी देर बाद तांग्याओ को उसकी फ्रेंड की कॉल आता है कि आज तुम्हारी जी फैमिली में क्या हुआ। तो वो कहती है ये मेरी फैमिली नहीं है। ये सुनते ही वो उसके हाथ से फोन ले लेता है। तांग्याओ से पूछता है क्या मैं तुम्हारी फैमिली नहीं? उसकी ये बात
सुनते ही तांग्या मन में सोचती है क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है। इसके बाद वो उसे दादाजी का गिफ्ट वापस देते हुए कहते हैं कि क्या तुम ये ग्रैंडपा को वापस दे सकते हो। जीशाओ कहता है हमारा डाइवोर्स होगा तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहकर उसका फोन सोफे में फेंक कर गुस्से से यहाँ से चला जाता है। वो तांग्या सोचती है क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है। दूसरी तरफ तांग्या की स्टेप सिस्टर गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। मॉम पूछती है कि तुम तो जी फैमिली में जाने वाली थी ना, आज रात डिनर के लिए क्या हुआ वहाँ पर। वो पूछती है मॉम आपने मुझे बताया कि उन्हें तांग्या ने शादी कर ली है। तो मॉम कहती है उसकी शादी से हमारा क्या लेना देना है। मैंने तुम्हारे पापा से सुना है कि ग्रैंडपा ने उसके लिए लड़का देखा था, उससे ही उसने शादी कर ली है। तो ये बताती है कि क्या आपको पता है उसने किससे शादी कर ली, जी फैमिली के बड़े बेटे के साथ, जी शाओ के साथ। ये सुनकर उसकी मॉम भी शॉक्ड हो जाती है। कहती है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहो। वो कहती है मॉम उस लड़की ने जी फैमिली के बड़े बेटे के साथ शादी कर ली है। ये रोते हुए कहती है मॉम वो हर बार इतनी लकी कैसे हो सकती है, मुझे भी जी फैमिली के छोटे बेटे के साथ शादी करनी है, आप इसमें मेरी मदद करोगी। यहाँ पर उसकी मॉम एक प्लान करती है तांग्याओ की शादी को तोड़ने का। वो उसे जी शाओ की पहले गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगती है और दोनों कुछ प्लान करने लगते हैं। दूसरी तरफ तांग्याओ अपने लिए कुछ कुक कर रही होती है। इतने में जी शाओ पीछे से आता है और कहता है कि मुझे भी चाहिए, वो मैं भी खाऊंगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो वो गुस्से से कहती है कि तुम आते हो तो आवाज नहीं करते और फिर मुझ पर ही गुस्सा निकाल रहे हो कि तुम मुझे सुनाई नहीं दिया। तो जी शाओ कहता है कि ठीक है मैं ही गलत था, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सुनकर तांग्याओ शॉक्ड होती है कि क्या, मन में सोचती है आखिर इसे क्या हुआ, मुझसे माफी क्यों मांग रहा है ये आज, मैंने तुम पर गुस्सा किया इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ, तुमने मुझ पर गुस्सा कैसे किया। में वो उसके बालों को सहलाकर यहाँ से चला जाता है स्माइल करके। मन में सोचती है मुझ पर गुस्सा निकाल कर ये बहुत ही खुश हो रहा है। जीशा तांग्याओ से पूछता है क्या तुम ठीक हो आज, क्या तुम मेरे साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए चलोगी। वो कहती है अब तुमने पूछा तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तो पूछते हैं मिस्टर जी तुम तो आज बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, क्या बात है इतनी खुश हो, मुझ पर गुस्सा निकाल कर बहुत खुशी हो रही है तुम्हें। ये कहकर वो जाने लगती है और जीशा से कहती है ठीक है फिर चलो चलते हैं। जीशा असिस्टेंट से कहता है कि तुम मत आओ आज पिक करने के लिए। सोचता है बारिश के वक्त तो इन्हें ड्राइव करना पसंद नहीं है। इसके बाद जीशा तांग्या को अपने प्लेस पर लेकर आता है। यहाँ पर जीशा कहता है कि मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लूंगा बल्कि मैं तुम्हारे साथ डेटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। कहती है तुम्हें मेरे साथ डेटिंग क्यों स्टार्ट करनी है, हम तो डाइवोर्स लेने वाले थे ना। तो वो उसके बालों को सहलाते हुए उसके क्लोज जाता है। कहता है कि नहीं हम आज से साथ ही रहेंगे, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, तुमने मुझे पहले किस किया था। तो वो स्माइल करने लगती है एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।